नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले वक्त है फास्ट इफेक्ट्स का। फास्ट इफेक्ट्स में देखिए आज की तमाम बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं सचिन, मेरे साथ है रूबिका। यूपी में समाजवादी परिवार में अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है। आज कुछ ऐसे ही संकेत मिले हैं वापस। चुनाव प्रचार की कमान अखिलेश ने अकेले थामने का ऐलान कर दिया। आज अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह को एक चिट्ठी लिखी और 3 नवंबर से रथ यात्रा का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2017 की तैयारी के संबंध में मेरे द्वारा 3 अक्टूबर 2016 समाजवादी विकास रथ यात्रा के माध्यम से प्रचार प्रसार का कार्यक्रम प्रारंभ करने की योजना थी, जो उस वक्त किसी वजह से शुरू नहीं हो सकी थी। मैं 3 नवंबर 2016 दिन शुक्रवार से विकास से विजय की ओर समाजवादी विकास रथ यात्रा प्रारंभ करने जा रहा हूँ। वहीं अखिलेश यादव ने आज संकेत दिए हैं कि वो समाजवादी पार्टी के सिल्वर जुबली कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे। मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा। अच्छा, कौन जाते कमेटी में आपको नहीं पता है? नहीं, कमेटी में कौन जाता है आपको नहीं पता? हाँ, तो बस खत्म बात। अब एक राजनीतिक यात्रा को लेकर जिस प्रकार समाजवादी पार्टी के अंदर कलह देखने को मिल रहा है, उससे एक बात तो स्पष्ट होता है कि आज जनता समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी नहीं है। आज खुद परिवार में ही, समाजवादी पार्टी परिवार में ही कलह है। 21 जून को शिवपाल यादव ने कौमी एकता दल के समाजवादी पार्टी में विलय का ऐलान किया। 25 जून को अखिलेश यादव के विरोध के बाद कौमी एकता दल के विलय को रद्द कर दिया गया। कौमी एकता दल से शुरू हुए विवाद की वजह से शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच तल्खियां खुलकर सामने आ गई। विवाद इतना बढ़ा कि अखिलेश ने शिवपाल के करीबी मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया। शिवपाल के कुछ मंत्रालय भी छीन लिए। मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव से प्रदेश अध्यक्ष का पद छीनकर शिवपाल को सौंप दिया। अखिलेश की नाराजगी के बावजूद 6 अक्टूबर को आखिरकार कौमी एकता दल का समाजवादी पार्टी में विलय हो ही गया। फिल्म निर्देशक करण जौहर की सफाई के बाद भी एमएनएस ने दिल है मुश्किल फिल्म के विरोध का फैसला किया है। फिल्म ए दिल है मुश्किल रिलीज होने से पहले ही एमएनएस कार्यकर्ता मुंबई के मेट्रो सिनेमा पहुंच गए। उन्होंने सिनेमा घर को धमकी दी कि फिल्म रिलीज न करें। हंगामे के बीच पहुंची पुलिस ने आधा दर्जन कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। ये निवेदन दे रहे हैं, पहले प्यार से बता रहे हैं उनको कि आप पिक्चर मत लगाइए, और उसके बावजूद भी लगा दिया उन्होंने, तो उनको मंच के स्टाइल से पूरे उनकी कांच टूट गई। उन्होंने फिलहाल लेटर लिए हुए और वो लेटर फिर हम लोग फॉरवर्ड करेंगे हमारे मैनेजमेंट को। लेट दैट पीपल विल डिसाइड अकॉर्डिंग मैनेजमेंट। हंगामे से पहले एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक में फैसला लिया कि फिल्म को किसी हाल में रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। कल करण जौहर ने सफाई दी थी कि उनके लिए देश सबसे पहले है। करण ने ये भी कहा था कि वो आगे पाकिस्तान के कलाकारों के साथ फिल्म नहीं बनाएंगे। ए दिल है मुश्किल 28 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। फिल्म में रणबीर कपूर, ऐश्वर्या राय और अनुष्का शर्मा हैं। ए दिल है मुश्किल में पाकिस्तान के कलाकार फवाद खान भी हैं, जिनकी वजह से विवाद है। 4 राज्यों के सिंगल स्क्रीन सिनेमा घरों के मालिकों ने कहा है कि वो पाकिस्तानी कलाकारों वाली फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे। फिल्म निर्माताओं को भरोसा दिया था कि यह दिल है मुश्किल रिलीज करने वाले सिनेमाघरों को पूरी तरह से सुरक्षा सरकार देगी। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि अयोध्या में मंदिर बनकर रहेगा। बीजेपी इससे खुद को अलग नहीं कर सकती। सुब्रमण्यम स्वामी के मुताबिक यूपी में विधानसभा चुनाव की वजह से बीजेपी को मंदिर मुद्दे की याद नहीं आई है, बल्कि ये हमेशा से उसके एजेंडे में रहा है। स्वामी ने यह भी कहा कि सिर्फ विकास के सहारे चुनाव नहीं जीता जा सकता है। देश में विकास तो अनिवार्य है चुनाव जीतने के लिए, परंतु पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त के लिए हमारी जो मूल धारा है उस पर जोर देना। तो जय श्री राम बोल के आए, आप नरेंद्र मोदी को जानते नहीं हो, उनको अभी तक कई बंधन रहे हैं, अब वो बंधन एक एक छूट रहा है। कल रामायण म्यूजियम को लॉलीपॉप बताने वाले विनय कटियार ने भी कहा कि मंदिर बनकर रहेगा। वहीं साक्षी महाराज के मुताबिक दुनिया की कोई ताकत राम मंदिर बनने से नहीं रोक सकती। नहीं, साक्षी गोपाल मंदिर हमारा है, राम जन्मभूमि के बगल में ही, आधा उसका भवन टूट चुका है। तो मुझे लगता है कि 19 के लोकसभा में जाने से पहले हमको राम मंदिर निर्माण करके जाना चाहिए। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कार सेवकों ने विवादित ढांचे को ढहा दिया था। सितंबर 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित जमीन को 3 टुकड़ों में बांटने का फैसला दिया। दिसंबर 2010 में हिंदू महासभा और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
मई 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। कल केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा रामायण म्यूजियम के लिए जमीन देखने अयोध्या गए थे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता की गैरमौजूदगी में आज पहली बार राज्य कैबिनेट की बैठक हुई। दूसरी तरफ जयललिता की सेहत के लिए समर्थक दुआ कर रहे हैं। चेन्नई में वित्त मंत्री ओ पनीरसेल्वम की अध्यक्षता में तमिलनाडु कैबिनेट की बैठक हुई। जयललिता भले ही मौजूद नहीं थी, लेकिन उनकी तस्वीर पनीरसेल्वम के सामने रखी गई थी। तस्वीर के रहने से मंत्रियों को ऐसा लगा मानो जयललिता वहां मौजूद है। कहा जा रहा है कि पहली बार किसी मुख्यमंत्री की तस्वीर रखकर कैबिनेट की बैठक की गई। चेन्नई के अपोलो अस्पताल के बाहर AIADMK समर्थक लगातार जयललिता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। AIADMK की महिला विंग की कार्यकर्ताओं ने हाथों में मोमबत्ती लेकर जयललिता के लिए प्रार्थना की। वहीं जयललिता के मुस्लिम समर्थकों ने भी अस्पताल के बाहर उनकी सलामती के लिए दुआएं मांगी। उम्मीद जताई कि वो जल्द ठीक हो जाएंगी। कुछ ऐसे समर्थक भी हैं जिन्होंने सिर पर मिट्टी के बर्तन में आग रखकर जयललिता के लिए प्रार्थना की। हमारा लोग अंगू बहुत बहुत अच्छे कामा सब घर को दिए, उन्होंने जीते आना अच्छा थोड़ा सा आना। बुखार और डिहाइड्रेशन के बाद 22 सितंबर की रात को जयललिता को चेन्नई के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अपोलो अस्पताल के मुताबिक जयललिता को इन्फेक्शन है और उनकी तबीयत दिनों दिन सुधर रही है। जयललिता के इलाज के लिए अपोलो अस्पताल ने ब्रिटेन के एक डॉक्टर से भी मदद ली है। जयललिता को देखने के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, वित्त मंत्री अरुण जेटली और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी चेन्नई जा चुके हैं। जयललिता की सलाह पर उनके सभी विभागों की जिम्मेदारी वित्त मंत्री ओ पनीरसेल्वम को दे दी गई है। आज कश्मीर के बारामूला में सर्च ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान के साथ साथ चीन के झंडे भी बरामद हुए। 17 अक्टूबर की सुबह सुरक्षा बलों ने बारामूला के 10 संवेदनशील इलाकों में तलाशी अभियान चलाया। आरोप है कि इन जगहों का इस्तेमाल आतंकी अपने ठिकानों के तौर पर कर रहे थे। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकी गतिविधियों में शामिल 44 लोगों को पकड़ा गया। इनके पास से पेट्रोल बम और दूसरी आपत्तिजनक चीजों के अलावा पाकिस्तान और चीन के झंडे भी मिले हैं। जहाँ तक ये चाइनीज फ्लैग वाली बात है, यस, ये एक नया फैक्टर, एक नया एंगल निकल के आया है। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में साउथ एशिया में पाकिस्तान के साथ चाइना है और ये भारत के सामरिक हितों के बहुत खिलाफ है। चाइनीज झंडे मिलना, पाकिस्तान के झंडे मिलना, आतंकवादियों के पास से मिलना, ये सारी घटनाएं जो हैं भारत को चिंतित करने वाली। सर्च ऑपरेशन में सेना के अलावा BSF, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस भी शामिल थी। सुरक्षा बलों ने करीब 12 घंटों के दौरान 700 से ज्यादा घरों की तलाशी ली। पिछले कई सालों में सुरक्षा बलों ने पहली बार कश्मीर घाटी में इस तरह घर घर तलाशी अभियान चलाया। सुरक्षा बलों की कार्रवाई से बौखलाए लश्कर-ए-तैयबा ने बारामूला के SHO खालिद को जान से मारने की धमकी दी है। दिल्ली के चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू फैलने के बाद इसे फिलहाल बंद कर दिया गया है। 14 और 15 अक्टूबर को दिल्ली के चिड़ियाघर में अचानक 9 पक्षियों की मौत हो गई। सैंपल को जांच के लिए जालंधर भेजा गया। वहां से सोमवार को आई रिपोर्ट में पक्षियों की मौत का कारण बर्ड फ्लू बताया गया। इसके बाद मंगलवार को चिड़ियाघर प्रशासन ने एहतियातन दर्शकों की एंट्री बंद कर दी है। पक्षियों में बीमारी की जांच पड़ताल के बाद ही इसे दोबारा खोला जाएगा। इसमें 1-2 बर्ड्स में डिफेक्ट हुआ है इन्फ्लुएंजा, और बाकी 14 के बाद उसके बाद कोई अभी डेथ नहीं है। आज तक भी मैं भी राउंड लेकर पूरा फील्ड से आ रहे हैं। अब ये एवियन फ्लू जो परसों से फैला है वो न सिर्फ चिड़ियाघर के चिड़ियों के लिए बल्कि पूरी दिल्ली की जनता के लिए एक स्वास्थ्य का खतरा बन गया है। बहुत ही लापरवाही की हरकत हुई है और ये जिस तेजी से फैल रहा है, इसमें मुझे लगता है कि चिड़ियाघर के डायरेक्टर को तुरंत पुल अप किया जाना चाहिए। बर्ड फ्लू पक्षियों में पाई जाने वाली बीमारी है जो तेजी से फैलती है। एवियन इन्फ्लुएंजा को आमतौर पर बर्ड फ्लू के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर एवियन इन्फ्लुएंजा इंसानों पर असर नहीं करता है, लेकिन कुछ मामलों में ये खतरनाक है। दिल्ली के चिड़ियाघर में कुछ दिन पहले 50 से ज्यादा चीतल हिरणों की भी मौत हुई थी। दिल्ली के मुनीरका में फुटपाथ पर एक लावारिस नवजात बच्ची मिली है।
बीती रात 1 बजे मुनेरका फ्लाईओवर पर बच्ची कपड़े में लिपटी मिली। उसके रोने की आवाज सुनकर लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने बच्ची को एम्स में भर्ती कराया। यहाँ उसे प्राइवेट वार्ड की नर्सरी में रखा गया है। पुलिस को शक है कि लड़की होने की वजह से परिवार वालों ने ही उसे लावारिस फुटपाथ पर छोड़ दिया। पुलिस अब ये जांच कर रही है कि आसपास के कितने हॉस्पिटल में पिछले 1 या 2 दिन में डिलीवरी हुई है। बच्चे के माँ बाप का पता लगाया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके मासूम बच्ची को यहाँ पर छोड़ा गया है उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। दिल्ली में अक्सर सड़क पर नवजात बच्चियों के मिलने की खबरें सामने आती रहती हैं। इसी साल जनवरी में दिल्ली के टैगोर गार्डन मेट्रो स्टेशन पर एक बच्ची को कथित तौर पर उसकी मां ने लावारिस छोड़ा। मई में 3 दिन की बच्ची दिल्ली के गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन पर लावारिस मिली। अक्टूबर में दिल्ली के बादली इलाके में सड़क पर नवजात बच्ची मिली। डॉक्टरों के मुताबिक बच्ची का जन्म 2 दिन पहले हुआ और फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भुवनेश्वर के एसडीएम अस्पताल का जायजा लिया। कहां अस्पताल के सुरक्षा इंतजामों में कमियां थी, इसे देखा। आज दोपहर जेपी नड्डा और धर्मेंद्र प्रधान भुवनेश्वर के एसयूएम अस्पताल पहुंचे। नड्डा ने घायलों के इलाज के लिए ओडिशा सरकार को पूरी मदद का भरोसा दिया। And we are also awaiting the details of the inquiry. The observation given by, we visited the ground zero. We see some naked eye, we see some protocol breach. एसयूएम अस्पताल के बाहर पीड़ितों के परिवार वालों ने प्रदर्शन किया और 15 लाख रुपए के मुआवजे और नौकरी की मांग की। भुवनेश्वर के एसयूएम अस्पताल में 17 अक्टूबर को आग लगने से 22 लोगों की मौत हो गई थी। अस्पताल के डायलिसिस सेंटर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका है। पुलिस ने एसयूएम अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर 4 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने आज इस मामले में ओडिशा सरकार को नोटिस जारी किया है। गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी के नेता पर एक प्राइवेट स्कूल को धमकी देने का आरोप लगा है। समाजवादी पार्टी के नेता दिशांत त्यागी की गाड़ी को शिलर स्कूल की बस ने टक्कर मार दी। आरोप है कि दिशांत त्यागी ने हर्जाने के तौर पर स्कूल मैनेजमेंट से 2.25 लाख रुपए मांगे। नहीं देने पर उन्होंने स्कूल बंद कराने की धमकी दी। इसके बाद स्कूल ने पुलिस में मामला दर्ज कराया। हालांकि दिशांत त्यागी का कहना है कि उनकी छवि खराब की जा रही है। वो उनके हिसाब से 2,25,000 का उन्होंने बताया है कि इतना खर्चा है। स्कूल अथॉरिटी इंश्योरेंस के थ्रू जाना चाहती थी, थर्ड पार्टी थ्रू जाना चाहती थी, प्रॉपर चैनल जाना चाहती थी, शायद वो उससे सेटिस्फाइड नहीं थे। जहाँ तक बात है, अगर अपना हक मांगना, अगर उन्होंने मेरी गाड़ी को एक्सीडेंट किया और उन्होंने खुद ये स्वीकार किया कि हमसे गलती हुई है, और अगर मैं उसके लिए आज वो 3 दिन बाद मुंह कर जाते हैं, तो इसको आप धमकी देना कहेंगे या आप जो कहना चाहें, मैं उसके लिए उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। दिशांत त्यागी गाजियाबाद की मुरादनगर सीट से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं। नेता की धमकी के बाद स्कूल प्रशासन ने सोमवार को एहतियातन स्कूल बंद कर दिया था। विवाद बढ़ने के बाद दिशांत त्यागी ने हर्जाने के तौर पर 20,000 रुपए लेना मंजूर किया है। दिशांत त्यागी पर एक महिला से रेप का भी आरोप है। खास बात यह है कि स्कूल को धमकाने वाले दिशांत त्यागी खुद भी एक स्कूल के मालिक हैं। यूपी के मुरादाबाद में रहस्यमयी बुखार से महीने भर में 40 लोगों की मौत हो गई है। मुरादाबाद के रतनपुर कला और महलकपुर माफी के गांव वालों का आरोप है कि पिछले 1 महीने में बुखार से 40 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे और बूढ़े हैं। बुखार की वजह से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है। गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत बेहद खराब है। हालांकि जिला प्रशासन का दावा है कि आंकड़ा 40 नहीं 15 मौतों का है। और बुखार से इतनी मौतें हो रही हैं और कोई सुनवाई नहीं है, और कोई सी तरह का कोई डॉक्टर या किसी तरह का कोई प्रशासन नहीं आ रहे हैं। स्थिति बिल्कुल खराब है। वहाँ पे तमाम गंदगी तो बेशक हो रही है। बुखार की इब्तिदा यहाँ लोकल डॉक्टर है जिले साहब। देखिए 40 से 45 का तो हमारे पास नहीं है, 12-13 की संख्या हमें प्राप्त हुई थी। और इसके अलावा जो भी अगर जैसा आप बता रहे हैं तो इसका भी हम पूरा जाँच कराएंगे। यूपी में कुल 861 सरकारी अस्पताल हैं। 861 सरकारी अस्पतालों में कुल 56,384 बेड हैं, यानी 2,30,000 लोगों पर सिर्फ एक बेड उपलब्ध है। यूपी में 3,547 लोगों पर सिर्फ एक ही बेड है। आंकड़ों के मुताबिक देश की लगभग 60 करोड़ आबादी यानी देश की तकरीबन आधी आबादी स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच से बाहर है।
और फास्ट एंड फैक्ट्स में फिलहाल इतना ही। अब आपसे अगली मुलाकात कल शाम 4 बजे होगी। नमस्कार।